हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय एवं कृतियाँ एवं रचनाओं के बारे में जानकारी करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्मस्थान काशी, पिताजी का नाम देवी प्रसाद और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रम संवत, जिसके अनुसार 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन नामक स्थान में हुआ था। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने के लिए प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का बहुत आदर करने के लिए विख्यात थे। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहांत हो गया। कच्ची उम्र की कच्ची गृहस्थी में ही मौसा की लड़की से शादी कर ली और एक अन्य पत्नी का भी उल्लेख आता है। इनकी कुल 7 संतानें मानी गई हैं, जिसमें 6 पुत्रियां व 1 पुत्र था। इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में बाकी शिक्षा इनकी घर पर व्यापक प्रबंध के साथ किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। वहीं दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृति के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रस्म सिद्ध की भी चर्चा की जाती थी। घर का वातावरण शैक्षिक होने के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नामक ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्धि को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल 47 वर्ष की उम्र में उनका देहांत काशी में हो गया। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी की छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिनके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरणा शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई, जिनसे बाद में हिंदी के नए नए विधाओं की गद्य रचनाएं हुई। जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां एवं रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध हिंदी कहानियां निम्नलिखित हैं, जिनमें अघोरी का मोह, अनबोला, अपराधी, अमिट स्मृति, अशोक, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उर्वशी, उस पार का योगी, करुणा की विजय, कला, कलावती की शिक्षा, खंडहर की लिपि, ग्राम गीत, गूदड़ी में लाल, गुंडा, गुलाम, गूदड़ साई, घीसू, चक्रवर्ती का स्तंभ, चंदा, चित्र मंदिर, चित्र वाले, पत्थर,
चित्तौर उद्धार, चूड़ी वाला, छोटा जादूगर, जहां आरा, ज्योत्समती, तानसेन, दासी, दुखिया, देवदासी, देवरथ, नीरा, नूरी, पत्थर की पुकार, पंचायत, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, प्रतिमा, प्रलय, प्रसाद, परिवर्तन, पाप की पराजय, पुरस्कार, बंजारा, बभ्रुवाहन, ब्रह्मार्षि, बिसाती, बेड़ी, भिखारिन, भीख में, मदन मृणालिनी, मधुआ, ममता, रमला, रसिया बालम, रूप की छाया, व्रतभंग, विजया, विराम चिन्ह, वैरागी, शरणागत, संदेह, समुद्र संतरण, सलीम, सहयोग, स्वर्ग के खंडहर में, सालवती, सिकंदर की शपथ, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक आदि महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक। इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाल, राजश्री, कामना, प्रयाश्चित, जनमेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट सज्जन, कल्याणी, परिचय आदि प्रमुख नाटक हैं। निबंध संग्रह में काव्य कला इनकी सबसे महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य या काव्य साहित्य, जिसमें कामायनी, झरना, लहर, आंसू आदि महत्वपूर्ण हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, श्रीचंद आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक भाषा और शैली। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जुड़ा हुआ है। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आपने आरंभ ब्रज भाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन धन्यवाद सौंदर्य से भी समन्वित होता है। जयशंकर प्रसाद जी की शैली। प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है। जयशंकर प्रसाद जी का अलंकार, साहित्यिक अलंकार। प्रसाद जी की दृष्टि साम्य मूलक अलंकारों पर ही रही है। शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। रूपक, रूपकाष्ठयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि जयशंकर प्रसाद जी के प्रिय अलंकार हैं। साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्धि भाषा बन गई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी बने। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मन और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं।
शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से अरुण यह मधुमय देश हमारा जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। पाठ 2 ममता सारांश। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित छोटी किंतु अत्यधिक समृद्ध कृति है। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथानक निर्मित है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से बाल विधवा के करुण कथा चित्र की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा का भी वर्णन किया है। ममता एक बाल विधवा होती है जो रोहतास दुर्ग के महल में बैठी सोन नदी के प्रबल प्रवाह को देख रही थी। बाल विधवा होने के कारण उसका जीवन दुखों से भरा था। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसके पास सभी प्रकार के सुख साधन थे, परंतु भारतीय समाज में नारी का विधवा होना उसका सबसे बड़ा अपराध और पाप है, इसलिए उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। तभी चूड़ामणि महल में आते हैं, परंतु ममता उनके आगमन को ना जान सकी। वह अपने दुखों में एकदम बेसुध सी थी। चूड़ामणि अपनी पुत्री के दुख को देखकर चिंतित होकर वापस लौट जाते हैं। एक पहर बीतने के बाद वह पुनः ममता के पास आए। उनके साथ सेवक चांदी के थाल लेकर आए थे। थाल देखकर ममता ने पूछा, यह क्या है? थालों में स्वर्ण देखकर ममता को आभास हो गया कि उसके पिता ने मलेच्छ की रिश्वत स्वीकार कर ली है। उसके पिता भविष्य के प्रति उसे आगाह करते हुए कहते हैं, परंतु ममता भगवान की इच्छा के विरुद्ध किए गए कृत्य को अपराध मानते हुए अपने पिता से धन को वापस करने के लिए कहती है। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का रेला आने पर चूड़ामणि उसे रोकते हैं। पठान उसे महिलाओं का अपमान बताता है। युद्ध होने पर चूड़ामणि मारा जाता है और राजा रानी और राज्य के कोष पर शेष शाह का आधिपत्य हो जाता है। पर ममता कहीं नहीं मिलती, वह दुर्ग से निकल जाती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार में, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए वह पहले मिले थे, उसी स्तूप के खंडहर में एक झोपड़ी में एक महिला भगवत गीता का पाठ कर रही है। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक व्यक्ति आश्रय मांगने आता है, जो कि एक मुगल है। वह चौसा युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर आया था। ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है। वह सोचती है कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मुगल के वापस लौटने के प्रश्न पूछने पर वह ब्राह्मणी होने के नाते अपने आतिथ्य धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य समझती है। वह सैनिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर स्वयं टूटे हुए खंडहरों में चली जाती है। सुबह में ममता बहुत से सैनिकों को उस पथिक को ढूंढते हुए देखती है। वह अपने सैनिकों से ममता को ढूंढने को कहता है, पर ममता वहां पर नहीं मिलती है। पथिक लौटते हुए ममता का घर बनवाने का आदेश देता है। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। चौसा के मुगलों व पठानों के युद्ध को भी काफ़ी समय बीत गया था। ममता बीमार थी।
उसकी झोपड़ी में कई महिलाएं उसकी सेवा कर रही थीं, क्योंकि वह भी उनके सुख दुख में उनके साथ रहती थीं, उनके काम आती थी। वहाँ पर अचानक एक घुड़सवार आता है। उसके हाथ में एक चित्र होता है। वह ममता के बारे में पूछ रहा था। ममता उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती वह कौन था जिसने मेरी झोपड़ी में विश्राम किया था। उसने मेरे घर बनवाने का आदेश दिया था। आज मैं स्वर्गलोक जाती हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहो करो। ममता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बाद में अकबर ने वहाँ पर एक अष्टकोण विशाल मंदिर बनवाया और उस पर लिखवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, लेकिन उस पर ममता के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है।